हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का एग्जाम होने वाला है और इन एग्जाम को देखते हुए मैं आपको BPCS 187 ये बुक का कंप्लीट बुक रिवीजन करवाऊंगा। ये बुक क्या करूंगा, कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगा ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपके आंखों से बाहर ना जाए। जो भी क्वेश्चन आपको नजर आए ना, सारा क्वेश्चन का आंसर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको करवाऊंगा। मानव आपका यही है, बुक का नाम है आपका मानव संसाधनों का प्रबंधन। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आपको वीडियो बस अंत तक देख लेना है। अगर अंत तक आपने देख लिया, पूरा वीडियो आपने देख लिया, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिया है, क्वेश्चन आंसर दोनों करवा दिया है। अब मैं ये बुक एक बार रिवीजन कराता हूँ, मतलब कि क्वेश्चन आंसर भी हो गया, बुक भी रिवीजन हो जाएगा। तो क्या होगा, आप बहुत अच्छा से इसे आप प्रिपेयर कर लेंगे और बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे। ठीक है, एक बात और स्टूडेंट्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप एक बार प्रेम से अपने दिल से, है ना, हिंदी या इंग्लिश में जैसे भी माँ सरस्वती का नाम लिखो, जय माँ सरस्वती। ठीक है, कमेंट करो जय माँ सरस्वती। भगवान का नाम लेके हम लोग क्या करेंगे, काम को स्टार्ट करेंगे। जय माँ सरस्वती, जय माता दी। जो जिसको जो लिखना है लिखो, है ना, अपने अपने श्रद्धा से, है ना, लिखो। जय माता दी, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जो भी लिखना, जय श्री राम। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, ये आपका क्या है, मानव संसाधनों का प्रबंधन है ना। ये आपका जो नाम है, बुक का ही नाम है मानव संसाधनों का प्रबंधन। तो ये क्या होता है, यही समझाऊंगा। अगर बुक का नाम ही समझ में आ गया ना, अगर आपको बुक का नाम समझ आ गया स्टूडेंट, तो समझ जाओ आपको पूरा बुक समझ में आने वाला है। तो मानव संसाधनों का प्रबंधन क्या होता है, ध्यान सुनो। मानव संसाधनों का प्रबंधन एक ऐसा प्रबंधन है, एक क्या क्या है, एक ऐसा प्रबंधन क्षेत्र है, एक ऐसा प्रबंधन है जिसमें किसी संगठन, क्या, किसी भी संगठन, ठीक है, जिसमें किसी संगठन और फिर कर्मचारियों की भर्ती या फिर प्रशिक्षण, विकास, प्रेरणा, प्रदर्शन, मूल्यांकन और भी कई चीजें क्या होती है, शामिल होती है। उनके कल्याण से जुड़ी जितने भी चीजें होती है वो इसमें क्या होती है, शामिल होती है। तो ये मानव संसाधनों का ये प्रबंधन करना होता है। ये क्या है, प्रबंधन है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है संगठन में सही व्यक्ति को चुनना, सही काम पर लगाना, कर्मचारियों को उनके क्षमता के अनुसार काम देना। ठीक है, ये मानव संसाधनों का प्रबंधन में आता है। तो इजी लैंग्वेज में अगर अभी भी समझ नहीं आया, इजी लैंग्वेज में अगर मैं इसको समझाऊं, तो मानव संसाधन का जो प्रबंधन है उसका मतलब होता है लोगों को सही तरीके से संभालना, लोगों को सही राह दिखाना, सही से समझाना, उन्हें वातावरण देना, सही काम सौंपना और उनकी योग्यता बढ़ाकर संगठन को सफल बनाना। यही मानव संसाधनों का प्रबंधन है। आई होप आपको ये बुक का जो नाम है, टाइटल है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर टाइटल समझ में आ गया तो आपको फर्स्ट चैप्टर समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर समझ में आसानी से आ जाएगा। खंड 1 आपका है मानव संसाधन प्रबंधन ही एक परिचय, अब खंड 1 है। और खंड 1 का जो सबसे पहला चैप्टर है आपका, देखो, मानव संसाधन प्रबंधन। तो मानव संसाधन प्रबंधन ये जो क्या है, ये अभी हमने आपको समझाया। इसका चैप्टर यहीं से खत्म होता है। ठीक है, ये होता है इसी में, इस चैप्टर में यही है। इसको अभी करवाऊंगा और भी अच्छे से। अब देखो, इसमें आपके टोटल 12 चैप्टर है। इस पूरे 12 चैप्टर को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। कंप्लीट आपको कंप्लीट देखना, कंप्लीट सुनना, समझना है और भाई मजा आ जाएगा। सच में याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा कुछ भी। चलो, अब फर्स्ट चैप्टर को हम लोग इसी तरह से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, खंड 1 मानव संसाधन प्रबंधन एक परिचय। और इसका करने वाले स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर में स्टूडेंट्स क्या देखा, मानव संसाधन प्रबंधन क्या है, मैंने आपको ये समझा दिया। तो ये आपको ये मानव संसाधन प्रबंधन आपको समझ में आ जाएगा। इनके क्या कार्य है, ये यौक्तिक मानव संसाधन क्या है, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ये तो समझ में आ गया कि मानव संसाधन प्रबंधन है क्या, होता क्या, ये समझ में आ गया।
देखिए, मानव संसाधन प्रबंधन स्वरूप, विस्तार और उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इस चैप्टर के बाद आगे बढ़ते जाओगे तो मानव संसाधन के ही बारे में बताया जाएगा, ठीक है? उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है, एक संगठन में मानव संसाधन ही उसके क्या होते हैं, विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं। जो मानव संसाधन होते हैं, जो मानव कर्मचारी होते हैं, तो मानव संसाधन को कर्मचारी से समझ लेंगे। तो वो क्या होते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए संलग्न होते हैं, करने में तत्पर होते हैं। वो किसी भी कंपनी में अपने कार्य को अगर नहीं करेंगे तो कंपनी का कभी विकास नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये मानव ही प्रबंधन के रूप में कार्य करता है। वे प्रबंधन हो या कर्मचारी, समझ में आ गया? वो प्रबंधन हो या कर्मचारी, समझ में आ गया? तो मानव ही क्या है, प्रबंधन है। सरल शब्दों में बताया जाए तो हम कह सकते हैं कि मानव संसाधन प्रबंधन संगठन तंत्र के में व्यक्तियों के प्रबंधन के प्रति दृष्टिकोण का क्या है, नाम है। समझ आ गया? मतलब मानव संसाधन प्रबंधन में मानव ही क्रियाकलाप करते हैं, मानव ही किसी भी कार्य को संभालते हैं। तो यह कार्य मुख्यतः इन नियमों के अनुसार किया जाता है। संगठन के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव संसाधन होता है। कोई भी कार्य अगर करवाया जाए, किसी भी फैक्ट्री में अगर कोई काम किया जाए या किसी भी चीज में, किसी भी ऑफिस में, तो मानव ही एक ऐसा चीज है जो उस कार्य को आसानी से करता है। तो मानव उनके लिए संसाधन है। मानव को इस तरह से हम क्या कहेंगे, संसाधन। तो बिना मानव संसाधन के कोई भी कार्य संभव नहीं होता। मानव संसाधन विषयक नीतियां और प्रक्रिया संस्थाएं के बेहतर बृहत्तर लक्ष्यों तथा यौगिक योजनाओं के अनुरूप होनी चाहिए। संस्थागत संस्कृति में मूल्यांकन उस संगठन द्वारा अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के निर्धारण हो सकते हैं, अतः इन पर ध्यान देना चाहिए। आवश्यक हो तो उनमें बदलाव भी लाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इसे अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्योंकि अपने तरीके से अपना भाषा में लिखा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं। ये जो लिखा है, मानव संसाधन और प्रबंधन को अलग अलग बताया गया है। तो मानव क्या है, किसी संगठन तंत्र में ये उसके कर्मी या कार्यबल होते हैं। मतलब कि मानव एक मानव कर्मचारी के रूप में रहते हैं, ठीक है? एक वर्कर के रूप में होते हैं मानव, या फिर उसका सबसे अहम भूमिका होता है, एक व्यक्ति के रूप में खास होते हैं मानव। तो बिना मानव का कोई भी कार्य संभव नहीं है। सो मानव उसमें एक कर्मी का काम करता है, या कार्यबल होते हैं, है ना? या फिर वो सबसे अहम होता है किसी भी कार्य को करने के लिए। उसके बाद संसाधन, तो दुर्लभ या सीमित परिणाम में सुलभ, पसंदीदा, वित्त आदि की भांति व्यक्ति। तो व्यक्ति ही क्या होता है, मानव। कोई भी कार्य करता तो मानव संसाधन के रूप में होता है, ठीक है? मान के चलो कोई ट्रेन चल रहा है, तो ट्रेन में कौन है, मानव। मानव संसाधन के रूप में क्या कर रहा है, वो चला रहा है, तो मानव उनके लिए संसाधन हो गया। प्रबंधन, जो मानव को रखा गया, ये संगठन जो मानव को रखा है उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संसाधन का इष्टतम एवं पर्याप्त प्रयोग। तो मानव क्या किया, कोई भी, है ना, गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, कोई ट्रेन चलाने वाले को सरकारी तरफ से भर्ती करवाया, उसको चयन करवाया, ठीक है? तो उनका चयन किया, उन्होंने परीक्षा दिया, उसके योग्य वो बना, तो वो उन कार्य के लिए सक्षम हो गया। तो मानव ही संसाधन प्रबंधन है। मानव ही क्या क्या है, मानव ही क्या है, संसाधन प्रबंधन है। मानव ही उसके कर्मचारी हैं, कार्य करने वाले हैं, और मानव ही उनका संसाधन है। मानव ही क्या करता है, प्रबंधन करता है। आई होप समझ में आ गया। तो इसमें इनके इनके 5 गतिविधि होते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन के क्या होते हैं, 5 गतिविधि होते हैं। पहला नियोजन, मतलब कि मानकों एवं लक्ष्यों का निर्धारण, नियमों, प्रक्रियाओं एवं प्रबंधियों का विकास, इस पूर्वाकलन और विकास योजनाएं भी शामिल होती है। तो प्रबंधन में सबसे पहला नियोजन, मतलब पहले प्लानिंग, योजना बनाना होता है। पहले क्या करना पड़ता है, कोई भी कार्य को करने से पहले उनका प्लानिंग किया जाता है कि कार्य कौन सा किया जाना चाहिए। उसके बाद संगठन करना, तो इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है कि ये कार्य जो करने वाले वो कार्य कैसा है। इस कार्यों का विभाजन किया जाता है, विभागों की स्थापना होता है, अधिकार सौंपना, समाज सूत्रों की स्थापना आदि होता है।
उसके बाद आपका शिफ्टिंग कहता है, मतलब कि उसमें कर्मी को लगाया जाता है। इसमें चयन एवं भर्ती होती है, प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होता है, ये सब आयोजन, निष्पादन, मूल्यांकन, ये समझाऊंगा आगे। कर्मियों को परामर्श आदि प्रदान करना ये शामिल है। उसके बाद नेतृत्व करते हैं, तो नेतृत्व के रूप में कौन होते हैं? व्यक्ति होते हैं ना। तो नेतृत्व करते हैं कौन? कर्मचारी। कर्मियों में उत्साह एवं संप्रेरणाएं बनाए रखना और सुनिश्चित करना, ये सभी कार्य आवश्यकता अनुसार समय पर होते रहते हैं। तो ये नेतृत्व काम कौन करते हैं? मनुष्य ही करते हैं, मानवी। तो नियंत्रण कौन करता है भाई? उसके बाद नियंत्रण की बात करें, गुणवत्ता, विक्रय आदि के मानक स्तरों को निर्धारण, वास्तविक निष्पादन बताऊंगा, मानकों के साथ तुलना और आवश्यक होने पर समुचित सुधार करना है। तो कहा जा सकता है कि क्या कहा जा सकता है कि मानव संसाधन प्रबंधन किस संगठन के उपलब्ध कार्यबल का उस संगठन के लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त का से प्रयुक्त है। तो ये मानव प्रबंधन समझ में आ गया होगा अच्छा से, मानव संसाधन प्रबंधन क्या है। इस चैप्टर में इससे आगे करने की हमें जरूरत नहीं है। अब हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट चैप्टर में आ सकते हैं। क्या कार्य होते हैं? तो मानव संसाधन के कार्य होते हैं, मानव संसाधन नियोजन, यानी योजना बनाना, ये पहला कार्य। दूसरा कार्य भाई, योजना बनाने के बाद कार्य विश्लेषण करना, ठीक है, भर्ती एवं चयन की प्रयुक्ता करना, ये सब उनके कार्य में है। इन्हें आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपका प्रेरण और उसके बाद प्रशिक्षण और विकास आ जाता है। उसके बाद आपका निष्पादन, मूल्यांकन, श्रम संबंध, ये सब आपका आ जाता है मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य। उसके बाद आपका आता है श्रम क्षतिपूर्ति एवं हित लाभ, रिकॉर्ड रखना, ये सब चीज आपका आ जाता है। तो कहानी खत्म। अब हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट चैप्टर में जा सकते हैं। मानव संसाधन विकास क्या है? अब नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है? मानव संसाधन विकास। तो मानव संसाधन विकास का मतलब होता है देश या संस्था के लोगों को कौशल, ज्ञान, क्षमताएं और प्रतिभा को बढ़ाना। ये क्या है? मानव संसाधन विकास। ताकि वे क्या करे? बेहतर काम कर सके। अगर मानव में विकास ही ना हो, मानव में उसके स्किल्स को ही इम्प्रूव नहीं किया जाएगा, तो मानव आगे नहीं बढ़ पाएगा, मानव किसी भी कार्य को सही से नहीं कर पाएगा। इसमें शिक्षा प्रशिक्षण होता है, यानी ट्रेनिंग, शिक्षा ट्रेनिंग, स्वास्थ्य ट्रेनिंग, स्वास्थ्य को दिखाया जाता है, सुविधा, नौकरी में सीखने के कार्य, ठीक है, नौकरी में सीखने के कार्य, अवसर, प्रेरणा, अच्छा कार्य, ये सब क्या होता है? मानव संसाधन विकास का के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। देखिए, वातावरण जैसा भी काम करे, जब तक मनुष्य में विकास नहीं होगा तो कोई भी कार्य को सही से नहीं कर पाएंगे ना, विकास नहीं कर पाएंगे। कोई भी कंपनी, अगर मानव में ही विकास नहीं रहेगा तो कोई भी कंपनी ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। जब लोगों का विकास होता है तो देश और संस्थाएं दोनों क्या होते हैं? आगे बढ़ते हैं। तो ये सेम वही है। यहाँ पे देखो, मानव संसाधन का विकास का स्वरूप, तो ये रूप समझ में, तो मानव, इसमें ये समझ जाओ कि मानव संसाधन विकास क्या है। तो इसके स्वरूप में अपने मन से सोच के लिख सकते हैं। मानव संसाधन के विकास के अभिलक्षण, क्या लक्षण है भाई? अगर वो टैलेंट है, अगर वो जीनियस है, अगर वो सिखा हुआ है, अगर वो प्रशिक्षित है, तो वो इसमें उनका अभिलक्षण है। और विकास के, मानव संसाधन विकास का विकास, मानव संसाधन विकास का विकास क्या? अगर वो विकास का विकास है कि वो आगे बढ़े, वो शिक्षा ग्रहण करे, शिक्षा ग्रहण करके अपने अपने आप को इम्प्रूव करे, यही तो उसका विकास होगा। मानव संसाधन विकास महत्व और उसके लाभ, मानव संसाधन विकास के कार्य, मानव संसाधन विकास व्यवसाय की भूमिका, इसे हम लोग आगे समझते हैं। तो देखिए, अभी एक बार और समझा देता हूँ कि मानव संसाधन विकास क्या है। लोगों को सिखाकर, प्रशिक्षित करके, मानव संसाधन विकास को समझा रहा हूँ, फिर समझो। मानव संसाधन विकास क्या है कि लोगों को सिखाकर, प्रशिक्षित करके और बेहतर सुविधा देकर उन्हें मजबूत बनाना, उन्हें सक्षम बनाना, यही क्या है? मानव संसाधन विकास। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर में यही है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस रिलेटेड तो आप बना सकते हैं। इसमें से थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे।
तो देखिए, मानव विकास संसाधन के अभिलक्षण की अगर बात किया जाए, तो ये कुछ मुख्य क्या है अभिलक्षण है, इसे आप लोग याद कर लेंगे। पहला क्या है कि यह संगठन, पहला अभिलक्षण है यह संगठन में निरंतर चलने वाली व्यवस्थित प्रक्रिया है। ध्यान रखना ये बात। मानव संसाधन विकास के अभिलक्षण में दूसरा अभिलक्षण है कि मानव संसाधन विकास व्यक्ति एवं संगठन दोनों के विकास पर केंद्रित होता है। मानव संसाधन विकास क्या होता है? संगठन, व्यक्ति एवं संगठन, मानव जो विकास संगठन है, मानव संसाधन विकास के जो अभिलक्षण है, तो मानव संसाधन व्यक्ति एवं संगठन दोनों के विकास पर, व्यक्ति का भी विकास होना चाहिए और संगठन का भी विकास होना चाहिए। ये मानव संसाधन अभिलक्षण में आता है। तो अब देखो, मानव संसाधन विकास मानव संसाधन को संगठन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन मानकर उसी पर क्या करता है? ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, तो ध्यान समझो, मानव संसाधन विकास मानव संसाधन को संगठन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन मानकर, मानव को ही संसाधन का संसाधन संगठन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन मानता है, उसी पर क्या करता है? ध्यान केंद्रित करता है। मानव संसाधन विकास कार्य मुख्यतः कर्मियों की दक्षता और संभावनाओं के संवर्धन पर क्या करता है? केंद्रित रहते हैं, ताकि वे अपने कार्य को पर्याप्त रूप से दक्षता पूर्वक करने योग्य बन सके। मानव संसाधन विकास कर्मी संभावनाओं के अधिकतम प्रयोग को रेखांकित करता है, ताकि वे व्यक्तिगत और संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। मानव संसाधन विकास कर्मियों के बीच सकारात्मक पारस्परिक संबंधों के विकास को क्या करता है? बढ़ावा दे सकता है। यह संगठन में एक सकारात्मक वातावरण की रचना करता है, जो कर्मी योग्यताओं विकास को बढ़ाता है। बाकी ये इतना कुछ पॉइंट लिख सकते हैं इनके विकास। देखो, मानव संसाधन विकास का विकास क्या है? मानव संसाधन विकास अपना प्रादुर्भाव 18वीं शताब्दी में प्रारंभ कार्य परस्पर शिक्षण में पाया जा सकता था। वैसे यह पदबंध मानव संसाधन विकास 1980 के दशक से ही प्रयोग में आया। 18वीं सदी में अधिकतम ये सब अपना कारोबार बता रहे हैं, ये सब अपना कुछ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो मेन पॉइंट है उसे पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ये किताबी भाषा है। देखिए, इसे मैं अपने तरीके से समझा देता हूँ, ऐसे समझ पाना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। यहाँ ये कह रहा है, क्वेश्चन समझिए, मानव पॉइंट क्या कह रहा है? मानव संसाधन विकास का जो विकास है, ये कैसे हुआ, कब हुआ, है ना? ये विकास क्या है? मानव संसाधन विकास का विकास। तो मानव संसाधन विकास का अगर विकास की बात करें, वो 18वीं शताब्दी के बाद हुआ। ठीक है, 18वीं शताब्दी जो है उनके बाद मानव संसाधन का विकास हुआ। जो मानव थे अपने आप में विकास लाया, ये विकास लाना शुरू कब किया? 18वीं शताब्दी के बाद। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो वैसे यह पादबंद मानव संसाधन का विकास 1980 के दशक से ही ये प्रयोग में आ गया। मतलब 1980 के दशक से ही मानव का विकास होना स्टार्ट हो गया। मानव संसाधन का यानी कि कोई भी कार्य को करने में मानव का यूज होना स्टार्ट हो गया। ऐसे आप इसे समझ सकते हैं। तो ये 18वीं सदी में अधिकतम गृह उपयोगी चीजों का निर्माण कारीगर करते थे। जो मानव संसाधन का विकास जो है, तो मानव जो है, तो ये क्या करते हैं थे 18वीं शताब्दी में अधिकतम गृह उपयोगी, मतलब घर के बारे में, घर वाले जो चीज है, मतलब गृह में उपयोग होने वाले जो चीज है, इनका निर्माण सबसे अधिक करते थे। मतलब घर में काम आने वाली चीज का निर्माण करते थे, जिनकी अपनी छोटी छोटी दुकानें होती थी, है ना? मानव का क्या होता था? अपना छोटा छोटा दुकान होता था। ये कारीगर फर्नीचर, परिवहन परिखान आदि अनेक घरेलू उपयोग की चीजें बनाने में लगे रहते थे। ये कारीगर
प्रायः कुछ कर्मचारी भी कार्य पर रख लेते थे, जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। मतलब ये समझो, वो मानव जो जिसे कार्य पे रखता था, जैसे कोई दुकान कर रहा है, दुकान में अगर उस दुकान को और भी आगे बढ़ाना है, तो वो ऐसे कारीगर को रखता था जो प्रशिक्षित है, जो उस कार्य को जानता है, ठीक है? किंतु इन्हें नामात्र या शून्य ही वेतन, जो लोग जिसे सिखाया जाता था, उन्हें वेतन नहीं मिलता था। शून्य प्राय मतलब कम, शुरू-शुरू में वेतन नहीं दिया जाता था, वेतन नहीं के बराबर मिलते थे, ठीक है? अब समझ आ गया? ये कर्मी उन कारीगरों के पास बिना भुगतान पाए भी उस समय तक कार्य करते रहते थे, जब तक वे कार्य करने में पूरी कुशलता अर्जित नहीं कर लेते थे। मतलब वो फ्री में तब तक कार्य करते थे जब तक वो सीख नहीं लेते थे। तो ये सब बात होता था, इस तरह से इसका विकास हो रहा था। तो ये समझ में आ गया, इसमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा-सा इसके लाभ की ओर जाते हैं। तो यहाँ क्या है, मानव संसाधन विकास का महत्व और इसके क्या लाभ हुए, ये आपको समझना है। स्ट्रेस के विकास की अगर बात करें तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये विकास गतिविधियों, तकनीकी ज्ञान पर केंद्रित हो या व्यावसायिक कौशल पर, कर्मियों के परस्पर समन्वित व्यवहार के कार्य के लिए इनकी जरूरत होती है। मानव संसाधन विकास कर्मियों को अधिक उत्पादक, संतुष्ट और संप्रेषित बनाने के लिए उनके ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता का संवर्धन करने पर क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है? प्रत्येक ऐसा संगठन के लिए जो नित्य बदलते परिवेश और वैश्वीकरण, वृद्धिशील स्पर्धा, चुनौतियां करते हुए बने रहना चाहता हो, मानव संसाधन विकास आवश्यक है। मानव संसाधन विकास संगठनों को गत्यात्मक प्रदान कर इस प्रकार संवेदनशील बनाता है कि वे तेजी से बदल रही परिस्थितियों में नई नई चुनौतियों का सामना कर सके, है ना? तो ये इनके विकास है। आप सोच लो, इनके विकास की जो लाभ है, मानव संसाधन विकास संगठन की समृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मानव संसाधन विकास के अनेक लाभ हैं, जिनकी व्याख्या इस प्रकार हो सकती है। तो देखिए, इनके लाभ की अगर बात करें तो यहाँ पर साफ-साफ इन्होंने दिया है, बुक से दिया गया है, देखो कि मानव संसाधन के अगर लाभ की बात करें तो पहला है या कि मानव संसाधन विकास की गतिविधियों कर्मियों को योग्य बना उनकी संभावनाओं को फलीभूत कर सकती है ना। कर्मियों को क्या बनाता है, उनके योग्य, है ना, जो काम करते हैं उसको योग्य बनाता है और उनकी संभावनाओं को क्या करता है, फलीभूत करता है। और दूसरा लाभ ये है कि ये संगठन में सकारात्मक वातावरण की रचना करती है, ठीक है? तो मानव संसाधन का विकास क्या इनके लाभ की बात करें तो ये क्या करता है, ये संगठन में सकारात्मक पॉजिटिविटी वातावरण का रचना करती है, जहाँ प्रत्येक कर्मी स्वयं को मूल्यवान समझ पाता है, जहाँ प्रत्येक जो कर्मचारी होते हैं, कर्मी जो कार्य करने वाले होते हैं, वो खुद को मूल्यवान, हाँ, उसे लगता है कि भाई हमारा कीमत है। तीसरा है कि कर्मियों में कार्य हेतु संप्रेरणा तथा कार्य से प्राप्त संतुष्टि का संरचना कर उनकी कार्यकारी जीवन की गुणवत्ता को क्या करता है, सुधारता है। और आगे ये है, कर्मियों में परिवर्तन को स्वीकार करने का भाव जगता है। मतलब कि कर्मियों को ये लगता है कि हमें क्या परिवर्तन करना चाहिए, खुद को बदलना चाहिए। तो ये उनके अंदर एक भाव जगता है। अगला इसके लाभ ये है कि ये कर्मियों में परस्पर विश्वास, सम्मान एवं टीम के सदस्य होने का वातावरण सृजित करता है। ये सभी पॉइंट को लिख लेंगे और इसे याद करें, क्योंकि अगर पूछा जाए इनके लाभ के बारे में तो आराम से आप बता पाएंगे। व्यक्तित्व एवं संगठनात्मक उत्पादकता को बढ़ाने में योगदान देता है। मानव संसाधन विकास गतिविधियां एक संगठन की व्यवस्था और सेवाओं में सुधार लाने में एक महत्वपूर्ण क्या करती है, भूमिका निभा सकती है। और यह संगठन में विविधीकरण को बढ़ाकर उसकी समग्र प्रभाविता में संवर्धन करता है। तो ये इनके लाभ हो गए। तो ये क्वेश्चन जिस तरह से ये पॉइंट था कि इनके महत्व तो समझ आ गया, और उनके लाभ अभी तो जब लोग पढ़े थे तो वो उनका महत्व था, और बाकी हम लोग देखें उनका लाभ देखिए। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इनके कार्य की बात करें तो मानव संसाधन विकास के अगर कार्य की बात करें तो वो प्रशिक्षित एवं विकास
प्रशिक्षण और विकास को पहला कार्य क्या है, प्रशिक्षण एवं विकास कराना, ठीक है। जो भी जिसे भी कार्य में लगाना है उसको सिखाना और उनके उनके बारे में बताना, ठीक है, उसमें इम्प्रूव लाना। दूसरा संगठनात्मक विकास होना, यह संगठन प्रभाववाद तथा इसके सदस्यों विज्ञान की संकल्पना पर आधारित है, युक्तियों की सहायता से किए जाते हैं। इसे आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, वीडियो रोक कर। जीवन वृत्ति विकास, मानव संसाधन विकास, अगला पॉइंट है, पॉइंट को याद रखना, युक्ति प्रबंधन। तो ये प्रबंधन के स्तर पर लिए गए निर्णय और उठाए गए वे कदम है जो संगठन एवं बाह्य वातावरण या परिवेश के बीच तालमेल स्थापित करें। यह योक्ति प्रबंधन कराते हैं, ठीक है। योक्ति प्रबंधन को फिर से देखो, ये क्या है, प्रबंधन के स्तर, ये योक्ति प्रबंधन में प्रबंधन के स्तर पर क्या करते हैं, लिए गए जो निर्णय होते हैं, उठाए गए वे कदम होते हैं जो संगठन एवं बाह्य वातावरण, जो बाहरी वातावरण होता है या परिवेश के बीच तालमेल को स्थापित करते हैं, करने का जो काम करता है, ये युक्ति प्रबंधन करता है। इसका मुख्य केंद्र ध्यान संगठन के निष्पादन में सुधार है। इसमें व्यक्ति युक्ति निरूपण, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण जैसी प्रक्रियाएं सम्मिलित रहती है, ठीक है। बाकी अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें से 4 नंबर नहीं, बस ये 4 है। इसकी भूमिका है, तो ये भूमिका की बात करें तो ये एक मानव, ये एक मननशील युक्ति निर्माता है, व्यवसायी सहभागी, प्रकल्प प्रबंधक और व्यवसायिक विशेषज्ञ, ठीक है। तो ये हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जा सकते हैं, चैप्टर आपका 3, ठीक है, कार्यस्थल में विविधता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कार्यस्थल में विविधताएं होता क्या है। तो विविधताएं मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। तो टोटल कार्यस्थल में विविधताएं का मतलब यह है कि किसी दफ्तर या फिर संस्था में अलग अलग तरह के लोग जो साथ में काम करते हैं, जैसे कि महिला पुरुष साथ में काम कर सकते हैं, युवा वृद्ध साथ में काम करते हैं, विभिन्न भाषा, है ना, संस्कृति, धर्म, राज, शिक्षा अनुभव वाले लोग क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं। तो ये कार्यस्थल में विविधता है। मान लो कि जब अलग अलग पृष्ठभूमि या सोच वाले लोग एक साथ काम करते हैं तो नया विचार आता है, काम की गुणवत्ता बढ़ती है और साथ ही साथ माहौल क्या होता है, अधिक समझदार और सहयोगी बनता है। तो ये क्या होता है, कार्यस्थल में विविधता है। समझ में आ गया। इससे और भी अच्छा समझिए, कार्यस्थल में विविधता है, अलग अलग तरह के लोग मिलकर काम कर रहे हैं जिससे काम बेहतर और वातावरण सकारात्मक हो रहा है, तो ये कहलाएगा कार्यस्थल में विविधता है, ठीक है। तो ये मैंने चैप्टर का नाम समझा दिया, अब हम लोग थोड़ा सा इसके बुक को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है कार्यस्थल में विविधता का अर्थ समझिए। कार्यस्थल की विविधता विभिन्न लैंगिक अभिविन्यास जैसे धर्म, आयु, जातीयता, शिक्षा और अन्य संबंधित विशेषताओं से संबंधित कर्मचारियों को भर्ती करने और उन्हें जोड़े रखने के लिए संगठनों को की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था। हम लोग इसके लाभ की ओर देख लेते हैं। तो कार्यस्थल में विविधता के क्या-क्या लाभ होते हैं? कार्यस्थल में विविधता के जो लाभ होते हैं वो होते हैं वर्धित प्रतिभा श्रृंखला, यानी कि कार्यस्थल में थोड़ा-सा पढ़ते हैं। कार्यस्थल कार्य बल विविधता का समावेश व्यवस्था उन उम्मीदवारों की एक विस्तृत श्रृंखला को आकर्षित करती है जो कार्य करने के लिए एक प्रगतिशील स्थान की तलाश में है, ठीक है। नतीजतन यह संगठन को सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा की भर्ती करने का अवसर प्रदान करता है। विविध कार्यबल अपनी स्पष्ट पृष्ठभूमि, विचार, जातीयता और अन्य कारकों के कारण अलग-अलग योगदान देते हैं, ठीक है। ये तो पहला लाभ आपका क्या हो गया था, वर्धित प्रतिभा श्रृंखला। दूसरा है नवोत्पाद में वृद्धि होता है, जैसे कर्मचारियों का एक विषम समूह विशिष्टता, विविधता, अनोखापन, रचनात्मक, अद्वितीय परिप्रेक्ष्य और योजना और निर्णय लेने की दिशा में अलग-अलग विचार की दिशा में योगदान देता है, जो कि कर्मचारियों के नवोत्पाद को क्या करता, बढ़ाता है। कार्यबल और कार्य वातावरण में विविध विचारों में क्या करती है, योगदान करती है। अगला है कार्य प्रदर्शन में वृद्धि होती है। विविध विविध कार्यबल एक वातावरण बनाता है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों, पृष्ठभूमि और सोचने के तरीके का क्या होता है, प्रतिनिधित्व शामिल होता है, जिससे कर्मचारियों को सीखने का अनुभव और उनकी विशेषता को
विशेषज्ञता को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। ऐसा अवसर बदले में कर्मचारी की दक्षता और प्रदर्शन में वृद्धि प्रदान करता है। फिर आपका आता है इसके लाभ में उत्पादन में वृद्धि होता है। अगर विविध कार्यबल केवल संगठन के प्रतिभा श्रृंखला में योगदान नहीं देते हुए बेहतर समस्या समाधान, निर्णय लेने, बेहतर उत्पादन संगठनों की उत्पादकता में योगदान देते हैं। देखो उत्पादन वृद्धि इसलिए देखो सब अलग-अलग सोच वाले लोग अलग-अलग विचार से काम करते हैं, अलग-अलग सोच से, अलग-अलग ऊर्जा के साथ काम करते हैं। इससे उत्पादन में क्या होगा? वृद्धि होगा। ठीक है? अगला है कर्मचारियों को विविध कार्यबल के लाभ। ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये देखिए अगला है कार्यस्थल में विविधता की चुनौतियाँ। क्या-क्या कार्यस्थल में जो अलग-अलग जो लोग काम करते हैं, उनकी क्या चुनौतियाँ होती है वो देखिए। विविध प्रथाओं जैसे व्यक्तिगत लक्ष्यों और संगठनात्मक लक्ष्यों को संरेखित करना, ठीक है? ये पहला चुनौतियाँ है। यह नियोक्ताओं के लिए एक चुनौती बन जाता है। यह क्या होता है नियोक्ताओं के लिए जो काम करने वाले हैं काम करने में आने वाले हैं, काम में जुड़ने वाले हैं, उनके लिए एक चुनौती होता है। हालाँकि प्रत्येक संगठन की अपनी अनूठी विशेषताएँ होती है, लेकिन उन्हें विविध प्रथाओं के साथ संरेखित करना उनके लिए एक चुनौती होता है। ठीक है? मान के चलो कोई भी नया आदमी अगर आपके कंपनी में जुड़ रहे हैं, तो उसको मिलने में, घुलने में, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के वर्कर्स जो पहले जो काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलने में, जुलने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, तो ये उनके लिए चुनौती होती है। कार्य योजना और उसका क्रियान्वयन। दूसरा है क्या कार्य योजना और उनका क्रियान्वयन। जब कोई संगठन एक विविध कार्यबल को शामिल करने का निर्णय लेता है तो उसे उसके लिए रणनीति की योजना पहले से ही बनानी होती है। मतलब अगर कोई किसी को रखता है तो उससे पहले उसके बारे में पहले से ही सोच लेता है कि भाई अगर किसी को रखेंगे तो उसको किस तरह से काम देना है, किस तरह से समझाना है। अगला है इसका अगला चुनौती की बात करें तो वो आता है प्रशिक्षण और जागरूक कर्मचारियों का प्रबंधन। प्रत्येक कर्मचारी को अन्य कर्मचारियों की सांस्कृतिक, लैंगिक और अन्य विविध पृष्ठभूमि के महत्व का एहसास कराना संगठन की क्या है जिम्मेदारी है। ये पॉइंट आपका है पूर्वाग्रह और अभिनीति, कठोरता और प्रतिरोध, ये आप पढ़ लेंगे। अब देखते हैं इनमें से कोई इंपॉर्टेंट हो तो यौन उत्पीड़न, लैंगिक रूढ़िवाद, लैंगिक भेद। देखो जेंडर संबंधी मुद्दे में ये जो है लिंग और लैंगिक के बीच क्या अंतर है इसे समझ लेते हैं। लिंग और लैंगिक शब्द का प्रयोग अक्सर एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, ठीक है? हालांकि दोनों शब्दों के अलग-अलग अर्थ होते हैं। लिंग शब्द पुरुष या फिर महिला की जैविक श्रेणी पर प्रकाश डालता है, ठीक है? जैसा कि अनुवांशिक संरचना और प्रजनन शरीर का रचना रचना और ये कार्य में शारीरिक अंतर द्वारा परिभाषित किया गया है। दूसरी ओर लैंगिक की अगर बात करें, तो लैंगिक सांस्कृतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अर्थकों संदर्भित करता है अर्थकों को क्या करता है अर्थों को क्या करता है संदर्भित करता है जो पुरुषत्व और स्त्रीत्व से जुड़े होते हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि लिंग एक व्यक्ति के जैविक रूप से भिन्न यानी पुरुष महिला होने से जुड़ा हुआ है। लिंग से हम पता ये करते हैं कि ये पुरुष है कि ये महिला है ना। जब लैंगिकता पुरुष या स्त्री तक लक्षणों संबंधित गुणों की मात्रा से जुड़ा है। लैंगिकता से संबंधित विभिन्न शब्द हैं जो उन्हें लिंग शब्द से अलग करते हैं। देखो लैंगिकता की अगर भूमिका के बारे में बताएं तो प्रत्येक संस्कृति ने कुछ न कुछ व्यवहार दृष्टिकोण और व्यक्तित्व लक्षणों को वर्गीकृत किया है जो पुरुषत्व या स्त्रीत्व की श्रेणी से संबंधित होने की उम्मीद है और उनकी लिंग भूमिकाओं को संदर्भित करता है। मतलब कि देखो पुरुष और स्त्री में कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी अलग अलग विचार होते हैं अलग अलग गुण होता है। इसी गुण से ये पता चलता है कि इनकी लैंगिक स्थिति कैसी है। ठीक है। लैंगिक पहचान किसी व्यक्ति की लिंग पहचान पुरुष या महिला होने की उनकी मनोवैज्ञानिक भावना को संदर्भित करती है। लैंगिक पहचान क्या करती है? अगर पुरुष है तो पुरुष के लिए पुरुष जैसा सोचेगा और स्त्री के लिए स्त्री जैसा सोचेगा। इस मोड़ पर यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति जैविक रूप से एक महिला हो सकता है, ठीक है? लेकिन एक महिलाओं के प्रति आकर्षित होने पर या पहचान और उन्मुखता के किसी अन्य संयोजना के दौरान लैंगिक पहचान एक पुरुष की ही हो सकती है। इसके विपरीत यौन अभिविन्यास
किसी व्यक्ति के विपरीत लिंग, समान लिंग या दोनों लिंगों के सदस्यों के प्रति भावनात्मक और कार्यों का आकर्षण की दिशा को क्या करती है, संदर्भित करती है। स्टूडेंट्स, इनकी अगर भेद की बात करें तो लैंगिक भेद व्यक्तियों के बीच लैंगिक अंतर, लैंगिक भूमिकाओं और लैंगिक रूढ़ियां उनकी कार्य क्षमताओं के संदर्भ में उनके जैविक अंतर जैसे पुरुष महिला पर आधारित हो सकता है। मूल रूप से लैंगिक भेद व्यक्तियों के बीच प्रकृति, व्यवहार और क्षमताओं और कार्यों में अंतर को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए स्वभाव के संदर्भ में लड़के अनुपयुक्त प्रतिक्रिया को दबाने में थोड़ा कम सक्षम होते हैं और लड़कियों की तुलना में चीजों को करने की थोड़ी अधिक संभावना होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पे लिखा हुआ है उदाहरण 2005 में हाइट ने पाया कि हाइट यहाँ पे कोई साइंटिस्ट है, हाइट ने पाया कि अ, लड़कियां लड़कों की तुलना में अधिक भयभीत होता है, शर्मीली या नई चीजों से डरती या नहीं नहीं नई चीजों से डरती नहीं, संवेदनात्मक नहीं होती है। ठीक है, लड़के गणितज्ञ विषय में लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन नहीं करते हैं और लड़कियां लड़कों से ज्यादा बातूनी नहीं होती है। ठीक है, ये सब कुछ लैंगिक भेद होते हैं, याद रखना। लैंगिक रूढ़िवादिता ये क्या है? यह लोगों के उन विश्वासों और अपेक्षाओं को संदर्भित करता है जो वे पुरुषों और महिलाओं के की विशिष्ट विशेषताओं, वरीयताओं और व्यवहारों के बारे में रखते हैं। लैंगिकता के आधार पर पुरुषों और महिलाओं के लैंगिकता के आधार पर क्या? पुरुषों और महिलाओं के चरित्र और व्यवहार को समाजों में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी श्रेणियों के कारण पुरुष और महिलाओं के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाता है। सही बात है। एक अवधारणा जिसे लिंग भेदभाव भी कहा जाता है और इसलिए लैंगिक भेदभाव लैंगिक रूढ़िवादिता के अपरिहार्य परिणामों से एक एक है। बचपन से ही हम ऐसे भेदभाव का अनुभव करते हैं और जानते हैं और जब तक हम वयस्कता के चरण तक पहुंचते हैं तब तक हम स्वयं को कई ऐसी लैंगिक रूढ़ियों का धारण कर लेते हैं। मतलब जब तक हम जवान नहीं हो जाते तब तक हमें कई लैंगिक रूढ़ियों का क्या करते हैं, हम धारण करते हैं। अब यहाँ पे यौन उत्पीड़न क्या है? लैंगिक रूढ़िवादिता पुरुषों और महिलाओं के प्रति विभेदकर व्यवहार की ओर ले जाती है। जब एक तरह का उपचार यौन व्यवहार जैसे कि अवांछित स्पर्श, यौन टिप्पणी, चुटकुले या संध्या काल पर छेड़खानी के माध्यम से परिलक्षित होता है ना? ये यौन उत्पीड़न क्या होता है? जब कोई अच्छी लड़की या फिर कोई अच्छा लड़का जवान होने पर संपर्क में आता है तो उनके मन में एक अलग सा विचार जगता है। ठीक है, छेड़खानी करने का या फिर उन एक दूसरे से मिलने का, तो ये सब यौन उत्पीड़न कहलाता है। ठीक है, इस तरह के उपचार को यौन उत्पीड़न कहा जाता है और यह शारीरिक व्यवहार जैसे कि अवांछित स्पर्श, यानी गलत जगह पे छूना, मानसिक, उदाहरण के लिए यदि कोई किसी व्यक्ति के साथ और यौन चुटकुले से साझा करता है तो उससे खतरा महसूस हो सकता है के रूप में हो सकता है। यह मूल रूप से लैंगिक भेदभाव का परिणाम है और एक प्रकार का कार्यस्थल उत्पीड़न है। यह किसी भी सामाजिक व्यवस्था में हो सकता है जिसमें परिवार, कार्यस्थल और स्कूल आदि शामिल है। यह भी समझना चाहिए कि इस तरह के लैंगिक उत्पीड़न का शिकार पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसका शिकार कोई भी हो सकता है। यौन उत्पीड़न एक तरह की धमकी, दबाव, जबरदस्ती या धमकाना है और यह पूरी तरह से पीड़ित कर्मचारी या कर्मचारियों के लिंग पर आधारित है। यह यौन एहसानों के बदले में इनाम के वादे के रूप में भी हो सकता है। यौन उत्पीड़न का कार्य एक अवांछित यौन संकेत या व्यवहार के रूप में भी हो सकता है, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यौन टिप्पणी के रूप में हो। शारीरिक संपर्क और ऐसी चेष्टा, अश्लीलता दिखाना, यौन अनुग्रह के लिए मांग का या अनुरोध, कोई अन्य अवांछित शारीरिक गैर मौखिक आचरण यौन प्रकृति का होना। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार यौन उत्पीड़न भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत एक महिला के लैंगिक समानता और मौलिक अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत
उसके जीवन और सम्मान के साथ जीने के अधिकार पर हमला करता है। ठीक है? मतलब कि अगर यौन उत्पीड़न में कोई ज़बरदस्ती कर रहा है तो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत उसे कोई भी कानूनी ये हो सकता है और वो कानूनी अपराध कर सकता है। ठीक है? जब तक कोई स्त्री या फिर जब तक कोई पुरुष ना चाहे कोई भी यौन उत्पीड़न संबंध करना तो वो कर नहीं सकते। ठीक है? ये दंडनीय अपराध है। अगला आपका है वो यौन उत्पीड़न व्यवहार। स्टूडेंट्स ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये खास उत्पन्न इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग इस चैप्टर को छोड़ के नेक्स्ट चैप्टर में जा सकते हैं। ये चैप्टर खत्म। अगला स्टूडेंट हमारा चैप्टर है समसामयिक मुद्दे और चुनौतियां। तो ये समझते हैं क्या है। स्टूडेंट्स इसे डायरेक्ट समझिए समसामयिक मुद्दे और चुनौतियां को। इसे मैं डायरेक्टली पहले समझा देता हूँ ये क्या होता है समसामयिक मुद्दे और चुनौतियां क्या होता है। देखिए ये वे समस्याएं होती है जो आज के समय में समाज देश या दुनिया के सामने खड़ी है और जिनका समाधान तुरंत सही या फिर तरीके से होना चाहिए ये जरूरी है। तो समसामयिक मुद्दे होता है कि भाई आज की समस्या आज क्या क्या समस्या हमारे सामने है और आज के समय में कौन कौन सी चुनौतियां से गुजरना पड़ता है कौन कौन से मुद्दे से गुजरना पड़ता है। तो ये है फिर समसामयिक। ठीक है समसामयिक समसामयिक मतलब आज की समस्याएं आज का समय के बारे में बताया जा रहा है। तो ये आज के समय के बारे में जानने की जो हम लोग चेष्टा कर रहे हैं जानने की जो इच्छा हो रहा है ये समसामयिक मुद्दे हैं। ठीक है? तो समसामयिक मुद्दे और चुनौतियां में क्या-क्या आता है भाई? देखो, आज की समस्या अगर आज की समसामयिक समस्या की अगर समस्याएँ के बारे में अगर जाने, तो आज की समस्या समस्या क्या है? बेरोज़गारी। बेरोज़गारी जिसे मूल्य वृद्धि या महँगाई, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु प्रदूषण, डिजिटल खाई, भ्रष्टाचार, साइबर अपराध ये सब क्या है आज के चुनौतियाँ मुद्दे हैं। ठीक है? तो ये जैसे कि मान के चलो बेरोज़गारी की अगर बात करें, किसकी बात करें? बेरोज़गारी की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, ठीक है? बेरोज़गारी की अगर बात करें तो युवाओं को पर्याप्त रोज़गार ना मिलना, ये भाई क्या है? बेरोज़गारी, ठीक है? तो बेरोज़गारी हमारे समय में आज का क्या है? एक बड़ी समस्या है, ठीक? दूसरा मूल्य वृद्धि मतलब कि महँगाई, ज़रूरी चीज़ें का दाम बढ़ जाना, जो चीज़ हम लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं आज के समय में, उसका दाम अधिक हो रहा है। तो अधिक जो हो रहा है, ये क्या है भई? मूल्य वृद्धि है, यानी महँगाई है। ये भी एक क्या है? आज के समसामयिक मुद्दे हैं। एंड पर्यावरण प्रदूषण तो हवा, पानी या मिट्टी का खराब होना आज के समय में देखते हो हवा, पानी, मिट्टी कभी-कभी हवा में गंदगी एकदम प्रदूषित हवाएँ बहते हैं, ठीक है? तो आज के समय में ये भाई एक मुद्दे हैं और ये हमारे लिए एक चुनौती भरी काम है कि इन समय में हम लोग गुज़रते हैं, ठीक है? जलवायु प्रदूषण होता है जैसे अत्यधिक बाढ़, गर्मी, सूखा ये सब समस्याएँ देखने को मिलते हैं आज के समय में। डिजिटल खाई होती है जैसे कुछ लोग तकनीक से बहुत आगे बढ़ गए हैं और कुछ लोग बहुत पीछे हैं, तो ये ज डिजिटल खाई होती है। ठीक है? भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो सरकारी संसाधनों का गलत उपयोग होना ये एक भ्रष्टाचार है। मतलब सरकार बन गया, सरकार बनने के बाद वो क्या कर रहा है अपने जो पावर है उनका क्या कर रहा है गलत उपयोग कर रहा है। ठीक है? ये भ्रष्टाचार का साइबर अपराध का मतलब क्या हुआ? इंटरनेट पर जो धोखाधड़ी करता है, इंटरनेट के माध्यम से कुछ उल्टा-पुल्टा करता है, ये क्या भाई अपराध? ये है साइबर अपराध। तो इसमें से एक और समसामयिक और मुद्दे और चुनौतियाँ अगर नहीं समझ में आया फिर समझ लीजिए ये वे समस्या होते हैं जो आज सबसे ज़्यादा हमें परेशान करते हैं, ठीक है? और जिनका जल्दी समाधान जिनका क्या करना है जल्दी समाधान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये क्या होता है समसामयिक मुद्दे और चुनौतियाँ, ठीक है? इसे हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्या है इसके बारे में थोड़ा-सा और भी खुलकर जानते हैं। यहाँ पे देखो कि हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले कारपोरेट सामाजिक दायित्व की संकल्पना। इसमें सबसे पहले है कि कारपोरेट सामाजिक दायित्व परिभाषा समझेंगे, कारपोरेट सामाजिक दायित्व के प्रकार समझेंगे, फिर कारपोरेट सामाजिक दायित्व का महत्व समझेंगे, ठीक है? फिर वैश्वीकरण आएगा। चलिए पहले हम लोग पॉइंट देखते हैं। पहला यही है कारपोरेट सामाजिक दायित्व की संकल्पना। ये क्या होता है? यहाँ लिखा हुआ है
आपने अनेक संगठन और उद्योगों को ऐसे कार्य करते देखा होगा जो सामाजिक विकास के निमित्त किए जाते हैं। इनका स्वरूप शिक्षा का प्रसार, स्कूलों का विकास, गैर सरकारी संगठनों का सहायता, अस्पतालों का निर्माण या फिर महिलाओं, बच्चों, वृद्धों एवं शारीरिक बाधाओं से ग्रस्त लोगों की दशा सुधारने से जुड़े अ, अन्य अनेक सामाजिक कार्यों का हो सकता है। ठीक है। इन सभी को निगम सार्वजनिक दायित्व निर्वहन के कार्य निगम सार्वजनिक दायित्व निर्वहन के कार्य कहा जाता है। यह सीआरएस कार्य समाज की ही नहीं वरना व्यावसायिक निगमों के लिए भी जरूरी जादुई छड़ी जैसे सिद्ध हुए हैं। ऐसे कार्यों के माध्यम से इन संगठनों को ग्राहक, कर्मचारी और पनधारी ही नहीं मिल रहे हैं, बल्कि इन कार्यों से बनी अच्छी छवि के लिए कारण अपने उत्पादों के लिए अधिक ग्राहक भी मिल रहे हैं। अंततः हस्तक्षेप में कारपोरेट सामाजिक दायित्व संगठनों का सामाजिक विकास और साथ ही साथ अपने नाम की छाप को विकसित करने का एक माध्यम बन गए हैं। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कारपोरेट को मतलब नहीं समझते होंगे, तो ये समझ लीजिए ये बड़ा कोई निगम या फिर कोई बड़ी कंपनी होता है। कारपोरेट मतलब कोई बड़ा निगम या फिर कोई बड़ी कंपनी। ठीक है। सामाजिक दायित्व की परिभाषा क्या है? कारपोरेट सामाजिक दायित्व की परिभाषा। कारपोरेट सामाजिक दायित्व का निर्वहन समाज के भलाई एवं समृद्धि में बहुत सार्थक योगदान करता है। संगठन ये कार्य समाज के प्रति दायित्व भावना के साथ साथ स्व प्रेरणा के फलस्वरूप भी करते हैं। इन कारपोरेट सामाजिक दायित्वों की अनेक अनेक प्रकार से परिभाषित की गई है। समान प्रायः अधिकार आधारों पर विभिन्न संगठनों में ने सीएसआर हेतु अनेक प्रकार की नीतियां एवं युक्तियां अपनाई हैं। सामाजिक दायित्व निर्वहन प्रक्रिया की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है। पहला तो यहाँ क्या है, धारणी हेतु क्या है? धारणी विकास हेतु विश्व व्यवसाय कारपोरेट सामाजिक दायित्व की परिभाषा इस प्रकार हो सकता है कि यह एक व्यवसाय के अपने कार्यबल एवं उनके परियोजनाओं तथा स्थानीय जन समुदाय एक बृहत्तर समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं, आर्थिक विकास में योगदान करने एवं नैतिक रूप से व्यवहार करने की प्रतिबद्धता है। स्टूडेंट्स, ये हमारा इससे ज्यादा नहीं आता, हमारा वैश्वीकरण इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हमारा क्या इम्पोर्टेंट है? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है? जो देखो, जो पूरे दुनिया को एक साथ जोड़ता है। दुनिया में मतलब पूरी दुनिया में कहीं भी कहीं लोग रहते हैं, वो अपने आप को एक दूसरे से समान समझते हैं। मतलब दूसरे देश एक देश दूसरे देश से क्या होता है, कोई भी काम या फिर कोई भी चीज क्या करता है, आदान प्रदान करता है। ठीक है। जैसे यहाँ का कल्चर, यहाँ का खाना पीना दूसरे देश में चल रहा है, दूसरे देश का यहाँ चल रहा है, तो ये एक वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण यहाँ से बिजनेस होता है दूसरे देश में। ठीक है। दूसरे देश का बिजनेस होता है इसमें। मतलब कि कोई भी कंपनी जैसे मोबाइल बनाती है, वो मोबाइल अपना देश में बेचता है भारत में, तो वो हम लोग क्या होता है, मान लो चाइना मोबाइल हम लोग चलाते हैं, तो चाइनीज माल हम लोग चलाते हैं। फिर भारतीय माल इंडियन मोबाइल इंडियन माल कौन चाइनीज लोग यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है भाई, ये वैश्वीकरण कहलाता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। पूरा विश्व एक साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो ये वैश्वीकरण होता है। ठीक है। सिर्फ ये ही नहीं, हर चीज वैश्वीकरण के अर्थ और परिभाषा को समझे तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जो विश्व भर में सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धर्म आस्था व्यवस्थाओं एकीकरण की ओर ले जाता है ना। व्यवस्थाओं को क्या करता है, एक ही सूत्र में बांधता है। यह पूरे यह पूरे को एक मेव बाजार में क्या करता है, बना देता है। कच्चे माल, सेवाएं तथा पूंजी का विभिन्न देशों के बीच लेन देन होता है और ये विश्व स्तर पर शोध एवं सूचनाओं का प्रवाह होता है। इसे आर्थिक वैश्वीकरण कहा जाता है। वस्तु वैश्वीकरण ही विविधतापूर्ण कार्यबलों का प्रयोग संभव बनाता है। ठीक है। ये वैश्वीकरण है। तो ये वैश्वीकरण में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो वैश्वीकरण ये समझना कि वैश्विक विश्व के बीच है ना, विश्व के बीच, विश्व में कहीं भी है, एक एक जगह से दूसरे जगह
के बीच क्या करता है, वो संबंध को बताता है, मतलब देश का, भारत भारत का संबंध अमेरिका से, तो अमेरिका और भारत एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। अमेरिका का कुछ सामान भारत में बेच रहे हैं, भारत में बिक रहे हैं, भारत का कुछ सामान अमेरिका में बिक रहा है, यहाँ का कोई कल्चर, भारत का कल्चर अमेरिका में अपनाया जा रहा है, अमेरिका का कल्चर भारत में अपनाया जा रहा है, ये सब क्या होता है, वैश्वीकरण होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, ये चैप्टर खत्म। अब इस चैप्टर के साथ हमारा ये ब्लॉक फर्स्ट खत्म हो चुका है, ठीक है, खंड 1 खत्म है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट अब हमारा क्या है स्टूडेंट्स, अब हमारा आया खंड 2। क्या आया? खंड 2, दूसरा खंड आया। तो इस खंड का नाम मानव संसाधन कार्य प्रणाली है। क्या है? मानव संसाधन कार्य प्रणाली। तो इसमें से पहला चैप्टर देखते हैं क्या है। इसमें से फर्स्ट चैप्टर हमारा है कार्य विश्लेषण। क्या है? कार्य विश्लेषण। तो ये क्या होता है स्टूडेंट? कार्य विश्लेषण, इसका मतलब होता है किसी नौकरी या पद के बारे में पूर्ण जानकारी या इकट्ठा जानकारी को क्या करना, इकट्ठा करना। किसी भी कार्य के बारे में जानकारी को इकट्ठा करना क्या कहलाता है भाई? कार्य विश्लेषण। कार्य यानी कि वर्क एनालाइज। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलो कि क्या क्या कार्य करने होते हैं। मान लो किसी कंपनी में जाएंगे, उस कंपनी में ये पता होना चाहिए उसके बारे में कि हमें इसमें क्या क्या काम करना है। ठीक है, क्या क्या काम करने होते हैं इसमें, और कौन सी कौशल चाहिए इसके लिए, जिस कंपनी हम जाने वाले हैं उसमें कौन सी स्किल चाहिए, कौन सा कौशल चाहिए, हमें क्या आना चाहिए, कौन सी जिम्मेदारियां भी होती है उस काम करने के लिए, और कौन उस काम को करने वाला जो व्यक्ति होता है वह कैसा होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। इससे संरचना, ये इसलिए पता करता है ताकि इससे क्या होता है संरचना, इससे संस्था को एक सही व्यक्ति मिल पाता है ना। इसमें इसलिए सही व्यक्ति का चुनाव होता है, भर्ती होता है, प्रशिक्षण होता है, उनका मूल्यांकन होता है, ये सब आसानी से हो जाता है। तो ये इसलिए करता है ये इसलिए होता था कि वो कोई भी कंपनी आगे बढ़े, ग्रो करे। ठीक है, तो ये कार्य को जानकर कार्य के बारे में जानना, जानकारी देना कार्य विश्लेषण है। ठीक है, और सीधी भाषा में अगर समझे, सरल भाषा में, तो किसी नौकरी को अच्छी तरह से समझना, उस काम में क्या करना है और कैसे करना है, ये व्यक्ति को आना चाहिए। इसे क्या कहलाएगा? कार्य विश्लेषण। ठीक है, तो बाकी इसमें आप जो है कि वही पढ़ेंगे, वही इसमें आपका जो है ये पूरा, ये तीनों मिला के आपका वही है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे तो वही बात घुमा फिरा के होगा। तो ये कंप्लीट 5 नंबर। अब 6 नंबर बैठ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है स्टूडेंट चयन। स्टूडेंट्स, चयन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सही व्यक्ति को सही नौकरी के लिए चुनना, चयन कहलाता है। ठीक है, सही व्यक्ति के लिए, सही व्यक्ति को सही नौकरी के लिए चुनना क्या कहलाएगा? यहाँ पर चयन कहलाएगा। ठीक है, अब बात ये करते हैं, किसी किसी भी संस्था में यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। चयन की जो प्रक्रिया होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये अच्छा कर्मचारी संस्था को की सफलता बढ़ाता है। मतलब अगर मान के चलो सही कर्मचारी को चयन करेंगे तो कंपनी की गुणवत्ता बनेगा, कंपनी को आगे बढ़ाएगा, जिससे कंपनी क्या होगा? ग्रो होगा। ठीक है, चयन चयन की अगर प्रक्रिया की बात करें यहाँ पे, चयन की अगर प्रक्रिया की बात करें, चयन का मतलब तो समझ गए, इनकी तकनीकें समझना है, इनकी इनकी प्रक्रिया समझते हैं। इनकी प्रक्रिया होती है कि आवेदन छँटाई। सबसे पहले किसी भी चीज़ का चयन के लिए पहले फॉर्म भरा जाता है, ठीक है? आवेदन फिलिप किया जाता है। तो आवेदन फिलिप करने आवेदन की छँटाई होती है। आवेदन फिलिप करते समय ये पता चलता है कि भाई को किसने कौन-सा आवेदन दिया, डॉक्यूमेंट्स किसका कंप्लीट है, क्या नहीं है। तो पहले आवेदन का छँटाई किया। फिर उसके बाद जितना लोगों का आवेदन कंप्लीट हो गया, फॉर्म भर दिया गया। फॉर्म का क्या होता है, फिर डेट शीट आता है, एक उसका एग्जाम होता है। एग्जाम के समय उसका लिखित परीक्षा होता है, लिखित टेस्ट होता है, जिसे प्रीलिम्स कहते हैं। ठीक है, मेंस एंड प्रीलिम्स समझते हो ना? तो मेंस, पहले मेंस होगा फिर प्रीलिम्स होगा। ठीक है, मेंस और प्रीलिम्स। मेंस और प्रीलिम्स की बात करें तो ये लिखित परीक्षा में आपका आ जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से यह होता है। तो फिर याद रखना, लिखित परीक्षा में सबसे पहले प्रीलिम्स हो जाएगा, फिर मेंस होगा। याद रखना, प्रीलिम्स और मेंस, ये एक लिखित परीक्षा होता है। प्रीलिम्स में हम एमसीक्यू का एग्जाम होता है, मेंस में आपका कंप्लीट सब्जेक्टिव थ्योरी टाइप का एग्जाम होता है। तो इसमें जब निपुण हो जाता है, इसमें जब क्वालिफाई हो जाता है, तभी वो दस्तावेज जांच होता है, यानी कि तभी उसका इंटरव्यू होता है। उसके बाद क्या होता है? इंटरव्यू होता है। देन आपका होता है दस्तावेज जांच, मतलब वेरिफिकेशन होता है। फिर मेडिकल टेस्ट होता है आपका। फिर अंतिम में फाइनल सिलेक्शन उसका होता है। तो ये क्या कहलाता है? चयन की प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, ये सब बातें याद रखना।
क्यों जरूरी है? चयन इसलिए जरूरी है, ये समझिए। क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ये जो है क्वेश्चन, चयन, ठीक है, चयन जो होता है ये क्यों जरूरी है? चयन क्यों जरूरी है? ठीक है, जरूरी है। देखो, चयन इसलिए जरूरी है कि ये संस्था के योग्य और कुशल कर्मचारी को मिलते हैं। मतलब इससे क्या होता है कि संस्था को एक योग्य और कुशल कर्मचारी मिलता है। कर्म दूसरा दूसरा अगर महत्व की बात बताएं, यह कर्मचारी और काम के बीच सही मेल को बताता है। उत्पादन बढ़ती है इससे, और अगर सही व्यक्ति होता है, सही का चुनाव होता है, तो किसी भी काम कार्य में क्या होता है कि ग्रो होता है, उत्पादकता बढ़ती है। और गलत भर्ती हो जाएगा तो वहां पे उसको नुकसान होगा, काम भी सही से नहीं होगा तो संस्था ग्रो नहीं करेंगे, वो डाउन हो जाएगा। संस्था की लागत और समय भी बचता है। अगर सही लोगों का चयन होता है तो संस्था का यानी कॉस्ट भी बचता है और टाइम भी बचता है। तो ये भाई किस में आ जाएगा? चयन प्रक्रिया में। समझ आया? चयन प्रक्रिया में सबसे पहले आवेदन, दूसरी बात लिखित, प्रीलिम्स एंड मेंस हुआ, फिर प्रीलिम मेंस के बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है, फिर वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर डायरेक्ट तब होगा फाइनल सिलेक्शन यानी चयन। ये प्रक्रिया होता है, इस तरह से चयन होता है। ये कंप्लीट। नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है स्टूडेंट्स? प्रशिक्षण और विकास। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रशिक्षण मतलब ये समझ जाओ कि ट्रेनिंग, विकास मतलब डेवलपमेंट, ठीक है। इसे समझते हैं सही से। प्रशिक्षण का मतलब होता है कर्मचारी को उसकी वर्तमान नौकरी रखने के लिए, नौकरी में रखने से पहले नौकरी अच्छे से करने के लिए जरूरी होता है कि वही उसे कौशल सिखाना। तो मतलब प्रशिक्षण ये होता है किसी भी कंपनी में जाने से पहले उसके बारे में उसको नॉलेज हो, ये कैसे काम किया जाता है, नहीं किया जाता है, तो ये सिखाना एक प्रशिक्षण कहलाता है, ठीक है। जिस नौकरी के लिए जानकारी दे रहे हैं, जो नौकरी नौकरी उसे करना है, उसके लिए उसे सिखाया जाता है, समझाया जाता है, ये प्रशिक्षण के तौर पे आता है, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रशासन के मुख्य जो उद्देश्य, पहले ये समझते हैं प्रशासन के क्या उद्देश्य है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। सबसे पहले अब ये समझते हैं प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य। तो भाई इसका उद्देश्य ये होता है कि काम की गुणवत्ता को बढ़ाना, गलतियां कम करना, नई तकनीकें सोचना या सीखना, काम को तेज और सही तरीके से करना। ये प्रशिक्षण के मुख्य यही उद्देश्य होता है। यानी इंटरव्यू का यही उद्देश्य, ये सॉरी इंटरव्यू कहते हैं, ट्रेनिंग का यही उद्देश्य होता है कि वो क्या हो, उसमें गुणवत्ता बढ़े, गलतियां वो ना करे, नई तकनीक सीखे और काम को तेज और सही तरीके से करे। ये उनकी क्या होती है? मुख्य उद्देश्य होता है। विकास की अगर बात करें स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है कर्मचारी की भावना, कर्मचारी की जो भविष्य होती है, भविष्य की जिम्मेदारियां। विकास का मतलब ये होता है कर्मचारियों के भविष्य के बारे में सोचना, उनका कैरियर को बेहतर बनाना, ठीक है। यानी यह लंबे समय के लिए कर्मचारी के व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता और सोचने की क्षमता को क्या करता है? सुधारता है विकास, ठीक है। तो ये हम विकास की बात करते हैं। प्रशिक्षण तो समझ में आ गया। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, और विकास मतलब डेवलपमेंट। तो विकास का मतलब ये हो गया कि कर्मचारी की सही भविष्य के बारे में जानकारी देना, सही मतलब उनके भविष्य के बारे में सोचना, उनके भविष्य को बढ़ाना, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य होता है ये समझिए। विकास का जो उद्देश्य होता है, भविष्य में बड़ी जिम्मेदारियां को संभालना, नेतृत्व क्षमता बढ़ाना, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत करना, करियर करियर में वो ग्रोथ करके अब एक अलग मुकाम पर पहुंचे। ये क्या होता है? प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। ये विकास का क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें यही सब पढ़ना होगा। आप इसे अपने मतलब मन से भी समझ सकते हैं। प्रशिक्षण और विकास को समझ गए तो इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकते हैं। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, विकास मतलब डेवलपमेंट, ठीक है। जिसे हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं उसी का डेवलप के लिए हम लोग कितना मेहनत कर सकते हैं। मतलब किसी को अपना कंपनी में रखेंगे, उसका विकास के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा, है ना। उनके लिए जो मेहनत करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा? उनके लिए विकास, ठीक है। अब ट्रेनिंग के बाद विकास का ही आता है नंबर। तो आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा बुक से भी पढ़ लेते हैं। प्रशिक्षण और विकास की अवधारणा। प्रशिक्षण एक कर्मचारी को सौंपे गए कार्य को रोकने के लिए उसके ज्ञान और कौशल को बढ़ाने का कार्य है। ठीक है, यह एक अल्पकालिक अल्पकालिक प्रक्रिया है। यह कर्मचारी के चयन, नियुक्ति और संगठन में पेश किए जाने के बाद उसे प्रशिक्षित सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि वो अपना कार्य कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कर सके। विकास को समझिए। विकास एक संगठित और व्यवस्थित प्रक्रिया का उपयोग करने वाली एक लंबी अवधि की शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधकीय कर्मचारी समान उद्देश्य के लिए वैचारिक और सैद्धांतिक ज्ञान सीखते हैं। इसमें न केवल उन क्रियाकलापों को शामिल किया गया है जो नौकरी के प्रदर्शन में सुधार करती है, बल्कि उन क्रियाकलापों को भी शामिल करती है जो एक कर्मचारी के व्यक्तित्व सुधार करती है। ठीक है, स्टूडेंट्स, आगे बताया गया प्रशिक्षण के बारे में। प्रशिक्षण एक सीखने की प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए ज्ञान का अधिग्रहण होता है, कौशल, अवधारणाएं, नियमों को तेज करना या दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलना शामिल होता है। और प्रशिक्षण जानता है, यानी ट्रेनिंग करने के फलस्वरूप ट्रेनिंग करने वाले ये जानता है कि जीवन में आप जो चाहते हैं उस तरह कैसे पहुंचा जाए। तो इसका प्रशिक्षण का ये टारगेट होता है, लक्ष्य होता है। ठीक है, यह जानता है कि आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ कैसे पहुंचेंगे, है ना। ट्रेनिंग ही प्रशिक्षण के दौरान ही हमें ये पता चलता है कि हम जो पाना चाहते हैं, हम जो सीखना चाहते हैं, कि हम कैसे सीखते हैं, कब सीखते हैं, कैसे सीख पाएंगे, ये सब उनसे जानने को मिलता है। ठीक है, अब बाकी हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में हमें कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर। स्टूडेंट्स, आपका अगला है निष्पादन मूल्यांकन। क्या है निष्पादन मूल्यांकन? इसे हम लोग सही से समझते हैं। स्टूडेंट्स, निष्पादन का अगर बात करें तो निष्पादन का दूसरा नाम होता है प्रदर्शन। ठीक है, निष्पादन की अगर बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? प्रदर्शन, यानी कि परफॉर्मेंस। ठीक है, और मूल्यांकन मतलब इवोल्यूशन। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं क्या है प्रदर्शन मूल्यांकन या फिर निष्पादन मूल्यांकन क्या है। तो निष्पादन मूल्यांकन की बात करें तो इसका मतलब होता है कि कर्मचारियों ने साल भर या फिर कुछ समय में कैसा काम किया उसकी कुछ जांच करना, उसका काम कितना हुआ, कितना अच्छा हुआ, कितना कमजोर रहा, या पता लगाना। मतलब कि उसके बारे में ये पता करना कि वो जो काम हमारे कंपनी में कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं ना। उसने जो काम किया उसमें किस तरह किया, उसका क्या स्कोर रहा, काम करने का क्या स्पीड था, क्या स्टाइल था, ये उनके बारे में ये जानकारी पता करना क्या कहलाएगा? निष्पादन मूल्यांकन कहलाएगा। ठीक है, निष्पादन मूल्यांकन इसका मतलब ये समझो कर्मचारी के बारे में कर्मचारी के काम का रिपोर्ट कार्ड बनाना। फिर से समझो, निष्पादन मूल्यांकन मतलब ये हुआ कि कर्मचारी के जो काम है उन कामों का रिपोर्ट बनाना, ये क्या कहलाएगा? निष्पादन मूल्यांकन। तो देखो, ये बात करें कि यह क्यों किया जाता है, तो इसमें इससे यह पता चलता है कि कर्मचारी जो है वो अच्छा काम कर रहा है या फिर नहीं। किस कर्मचारी को प्रमोशन मिलना चाहिए या वेतन को बढ़ा देना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए, ये किस पर डिपेंड करेगा? उसके अच्छे निष्पादन पर यानी प्रदर्शन पर। किसे और ट्रेनिंग की जरूरत है ये भी पता चल जाता है ना। निष्पादन मूल्यांकन से ये भी पता चलता है कि किसे और ट्रेनिंग की जरूरत है। कर्मचारी की जो ताकत और कमजोरी कर्मचारी की जो ताकत है और कमजोरियां है वो इसी में समझ में आता है। ठीक है, तो यही होता है निष्पादन मूल्यांकन। अब इसे आप पढ़ेंगे तो यही होगा, इसे आप खुद से पढ़ सकते हैं। अगर चैप्टर का पहला चैप्टर समझ में आ जाता है ना, चैप्टर का नाम, तो ये सब आराम से समझ में आ जाता है। अब लोग नेक्स्ट चैप्टर जाते हैं, चैप्टर नंबर 10। तो ये खंड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, दूसरा खंड पे जाते हैं। आपका खंड 3 जो है, खंड 3 का नाम क्या है स्टूडेंट्स? मानव संसाधन प्रबंधन कार्य। ये आपका खंड 3 है। इसमें देखते हैं पहला चैप्टर क्या है। पहला चैप्टर स्टूडेंट्स आपके सामने दिख रहा है, कर्मचारी प्रतिधारण और संलग्नता। ये क्या होता है? तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कर्मचारी प्रतिधारण क्या है।
देखिए, कर्मचारियों को लंबे समय तक कंपनी में ही बनाए रखना, कर्मचारी क्या कहलाएगा? प्रतिधारण कहलाएगा। यानी कोई भी कर्मचारी किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो ये समझो कि उस कंपनी में जो मेन मैनेजर है, ठीक है? वो ये सोचता है कि ये जो आदमी है, ये जो व्यक्ति है, ये कर्मचारी जो है बहुत अच्छा काम किया है। इसे रोकना चाहिए, इसे कहीं जाना नहीं चाहिए। इसे चाहे पैसा से हो, चाहे जैसे भी हो, इसे रोकना है। इसी रोकने की प्रक्रिया का क्या हो जाएगा? कर्मचारी इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? कर्मचारी प्रतिधारण, ठीक है? दूसरे शब्दों में अगर इसे कहें तो कर्मचारी प्रतिधारण का मतलब है कि कर्मचारी नौकरी छोड़कर बार-बार ना जाए। जो कर्मचारी हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कंपनी में ही करें, बल्कि अपने ही कंपनी में खुश रहे और काम करते रहे, यही कहलाएगा कर्मचारी प्रतिधारण। ठीक है, समझ में आ गया? और कर्मचारी प्रतिधारण का मतलब और भी अच्छा समझिए। देखिए, कोई भी कंपनी बात इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये समझो कि मान के चलो कोई भी कंपनी कर्मचारी को कैसे रोक सकता है? अगर कोई रोकना चाहे, तो इसे कैसे रोक सकता है? जैसे मैंने आपको बताया, देखो उसे रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर उसे रोकना है, कंपनी को अपना ही कोई भी कंपनी के कर्मचारी को अगर रोकना हो, तो वो उसे कैसे रोका जाए, ठीक है? अगर रोकना हो तो कैसे रोका जाए? उसे अच्छा वेतन दिया जाए, अच्छा वेतन देकर रोका जा सकता है, अच्छा माहौल बनाकर सम्मानपूर्वक अच्छा माहौल और सम्मानपूर्वक बनाकर उसे रोका जाता है, ठीक है? अच्छा व्यवहार करके मतलब कि समझो ये फिर समझो, अगर किसी भी कर्मचारी को रोकना है, उसे अच्छा वेतन दिया जाना चाहिए, अच्छा माहौल बनना चाहिए, सम्मानपूर्वक व्यवहार दिया करना चाहिए। सीखने और बढ़ने के और भी मौके देने चाहिए, प्रमोशन करना चाहिए, समय पर छुट्टी देना चाहिए, आराम के लिए छुट्टी देना चाहिए, सुरक्षा उसके लिए दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से आप अब किसी भी कर्मचारी को रोक सकते हैं। तो जहाँ अच्छा सुविधा हो, अच्छा वेतन हो, अच्छा माहौल हो, वही तो कोई भी काम करना चाहेगा। कितना अच्छा समझ में आ रहा है? अब कर्मचारी संलग्नता की अगर बात करें, तो कर्मचारी संलग्नता क्या होता है? जब कर्मचारी अपना काम दिल से कर रहे हैं, जो भी कर्मचारी अगर रुका, वो अपना काम रुका उस कंपनी में है, वो किसी कंपनी में क्या कर रहा है? दिल से काम कर रहा है। उत्साह से एकदम पूरा जोश के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ काम कर रहा है, वो कर्मचारी संलग्नता है। और कंपनी के साथ वो क्या है भाई? कर्मचारी संलग्नता में वो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। वो खुद को एक तो ऐसा सोचता है कि भाई ये कंपनी ही मेरा सब कुछ है। जुड़ाव महसूस करता है, तो उसे कर्मचारी संलग्नता कहते हैं। आई होप ये दोनों समझ में आ गया, कर्मचारी प्रतिधारण और कर्मचारी संलग्नता। इसमें यही है, आप पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं और समझ में भी आ जाएगा। अब चलते हैं डायरेक्टली मेन नेक्स्ट चैप्टर पे। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट चैप्टर देखिए क्या है 10 नंबर, चैप्टर 10 क्या है? जीवन वृत्ति प्रबंधन। जीवन वृत्ति प्रबंधन और विकास, ये क्या है? तो इसमें से सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीवन वृत्ति ये क्या है? जीवन वृत्ति का मतलब होता है आपके पूरे कामकाजी जीवन की दिशा, जैसे काम कौन सा है, पेशा क्या है, उसमें कैसे आगे बढ़ते हैं और समय के साथ-साथ आपकी नौकरी या पद कैसे बदलता है, यही क्या कहलाता है? जीवन वृत्ति कहलाता है। तो जीवन वृत्ति प्रबंधन की अगर बात करें, यहाँ पे है जीवन वृत्ति प्रबंधन। तो जीवन वृत्ति प्रबंधन की बात करें तो इसमें से इसे समझिए कि मैं भविष्य में क्या बनना चाहता हूँ, कौन-सा काम मेरे लिए सही है, मुझे कौन-सी स्किल सीखनी चाहिए, इन सब की योजना बनाना, ये जीवन जीवन वृत्ति क्या है? प्रबंधन है, ठीक है? तो जीवन वृत्ति प्रबंधन समझ में आ गया। अब जीवन वृत्ति अगर विकास की बात करें, तो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए जो सीखना पड़े, जो हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, उसके लिए मुझे जो सीखना पड़े, जो अनुभव लेना पड़े वह वो जितने भी है वो सब कुछ क्या कहलाएगा? जीवन वृत्ति विकास कहलाएगा। इसमें इसमें ये समझ लीजिए कि ये क्या जीवन वृत्ति विकास क्या करता है कि वो नया ज्ञान सीखने की काम करता है, नया स्किल सीखना चाहता है, बेहतर प्रदर्शन करना चाहता है, प्रमोशन पाना चाहता है, नई जिम्मेदारियां लेना चाहता है, प्रशिक्षण और वर्कशॉप में भाग लेना चाहता है। तो ये जीवन वृत्ति विकास कहलाता है, ठीक है? जीवन वृत्ति और विकास कहलाता है। तो बस यही है इस चैप्टर में। इसी के बारे में आपका यहाँ पर लिखा हुआ होगा। आप इसे पढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को ये मेन चैप्टर का पॉइंट अगर समझ जाते हैं ना, चैप्टर समझ में आने लगता है। इसे आप लोग खुद से फिर पढ़ सकते हैं। आपका स्टूडेंट अगला क्या है? अगला है कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य। ये क्या है? कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य क्या है?
स्टूडेंट्स यहाँ साफ-साफ पता चलता है कर्मचारी सुरक्षा के बारे में। कर्मचारी सुरक्षा क्या है? यह उन सभी उपायों से जुड़ा है जो कर्मचारी सुरक्षा की बात करें तो यह उन सभी उपायों से जुड़ा है जो कंपनी कर्मचारियों को दुर्घटना, चोट, मशीन से खतरा, गिरने या किसी भी जोखिम से बचाने के लिए क्या करती है, काम करती है। तो यानी कर्मचारी सुरक्षा कर्मचारी के बारे में अच्छे से सोचना कि कर्मचारी जो काम करेंगे उसे किसी प्रकार का हानि ना हो, कोई भी उसके साथ दुर्घटना ना हो, उनके बारे में विचार करना, उनके बारे में सुरक्षा बनाना कर्मचारी सुरक्षा कहलाएगा, ठीक है? कर्मचारी के लिए सुरक्षा का प्रबंधन करना, कर्मचारी के लिए सुरक्षा का प्रबंधन करना, ये क्या कहलाएगा? कर्मचारी सुरक्षा कहलाएगा। सुरक्षा में क्या-क्या शामिल हो सकता है? मान के चलो सुरक्षा में होगा फायर सेफ्टी होगा, ठीक है? सुरक्षा में कर्मचारी सुरक्षा में क्या होगा? फायर सेफ्टी होगा, मशीन चलाने के लिए नियम होंगे, हेलमेट होंगे, ग्लव्स होंगे, मास्क जैसे सुरक्षा अ, उपका अ, मास्क जैसे सुरक्षा है ना? उपचार होंगे, ठीक है? जैसे मास्क होंगे उसमें और सीसीटीवी होंगे, अलार्म सिस्टम होंगे, ठीक है? ये कर्मचारी सुरक्षा में के अंदर शामिल है, ठीक है? और अलार्म सिस्टम भी होंगे, खतरे वाली जगहों पर चेतावनी संकेत होंगे, ये सब चीज़ कर्मचारी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब हम बात करते हैं कर्मचारी स्वास्थ्य की। तो कर्मचारी स्वास्थ्य की बात करें तो कर्मचारियों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की जो देखभाल करना ये कर्मचारी स्वास्थ्य कहलाएगा। इसमें देखिए क्या-क्या होगा जैसे कि कर्मचारी स्वस्थ हो, आरामदायक हो मतलब आराम करने के योग्य हो, कर्मचारी आराम करे, उसे अच्छा-सा हवा मिले, स्वच्छ हवा मिले, रोशनी मिले, वेंटिलेशन मिले, साफ टॉयलेट और पानी पीने को मिले, नियंत्रित स्वास्थ्य जाँच हो, ठीक है? बीमारी में हमारी सहायता करे, ये सब क्या है भाई? कर्मचारी स्वास्थ्य है, ठीक है? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसमें इस तीनों में यानी इसमें इन तीनों चारों में इसी के बारे में आपका चर्चा किया गया है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लास्ट चैप्टर को देखते हैं, चैप्टर 12। स्टूडेंट्स चैप्टर 12 का नाम है कर्मचारी परामर्श एवं भलाई सेवाएँ। तो ये क्या है? सबसे पहले समझते हैं कर्मचारी परामर्श के बारे में। तो कर्मचारी परामर्श की बात करें तो कर्मचारी की समस्याएँ सुनना, उसे सही सलाह देना, उसे तनाव, चिंता या फिर काम की परेशानी को कम करना, इसे कर्मचारी हम लोग परामर्श कहते हैं, ठीक है? तो इसमें भलाई सेवाएँ की बात करें तो कर्मचारी को अच्छी सुविधाएँ देना, आराम के लिए अच्छी सुविधाएँ, आरामजनक सुविधाएँ देना, आराम, सुरक्षा और सामाजिक लाभ देना ताकि अन्य जीवन बेहतर हो सके कर्मचारी का। जो कर्मचारी है, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में बेहतर सेवा देना भलाई कहलाएगा, भलाई सेवाएँ कहलाएगा। भलाई सेवाएँ क्यों शामिल है? देखो ये इसलिए शामिल है इस ये सॉरी भलाई सेवाएँ में क्या-क्या आता है? देखो कर्मचारी के लिए स्वच्छ पानी हो, साफ पानी हो, है ना? शौचालय की व्यवस्था हो, आराम का स्थान हो, कैंटीन की व्यवस्था हो, स्वच्छ भोजन खिलाया जाए, चिकित्सा सुविधा हो, ठीक है? सामाजिक सुरक्षा हो, ठीक है? भोजन अच्छा हो, मनोरंजन की सुविधाएँ हो, परिवहन हो, आवास योजना हो, ये सब है क्या कहलाएगा उनकी सुविधा है। तो कर्मचारी परामर्श एवं भलाई सेवा इसी में यही आ जाता है। ठीक है? कर्मचारी परामर्श समझ में आ गया? कर्मचारी परामर्श फिर समझा दूँ कर्मचारी की समस्याएँ सुनना, उसे सही सलाह देना, ये क्या कहलाएगा? कर्मचारी परामर्श कहलाएगा। भलाई सेवाएँ उनके बारे में सोचना, उनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, ये सब व्यवस्था देना, ये कर्मचारी भलाई सेवाएँ कहलाएगा। ठीक है? ये समझ में स्ट्रेस इसका थोड़ा-सा और भी हम लोग बुक से अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ लिखा हुआ है कर्मचारी परामर्श का स्वरूप एवं विस्तार। तो परामर्श किसी विशेषज्ञ और सहायता चाहने वाले व्यक्ति के बीच वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित अंतक्रिया है। इसमें 2 मुख्य पक्ष होते हैं परामर्श में।
एक विशेषज्ञ तथा दूसरा वह जो किसी समस्या का सामना कर रहा है। विशेषज्ञ उस दूसरे व्यक्ति को उसके समक्ष समस्या को पर्याप्त रूप से समझ उसका, यानी कि एक अलग ही टाइप का है। कर्मचारी परामर्श हमने आपको बताया कि कि आपने ये सुना कि कर्मचारी परामर्श में कर्मचारी की समस्या सुनना, उससे सही सलाह देना, ये कर्मचारी परामर्श है। इनके बारे में ही बताया गया, ये यही है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी संगठन परिवेश में इस प्रकार परामर्श मिल सकते हैं। पहला शैक्षिक परामर्श, दूसरा जीवन वृत्ति परामर्श, तीसरा टकराव की स्थिति में परामर्श, चौथा मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, पांचवा क्या आएगा इसमें से, पुनर्वास परामर्श। ये सब परामर्श आएंगे कर्मचारी में। यहाँ देखो और भी है परामर्श, संबंध विषयक परामर्श, शौक या विषाद परामर्श, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग पर परामर्श, ये सब चीज आपका आ जाता है। आदर्श आध्यात्मिक परामर्श, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं कर्मचारी परामर्श के प्रति दृष्टिकोण की बात करें स्टूडेंट्स, तो कर्मचारी परामर्शदाता को सफल परामर्श परिणाम प्राप्ति के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय करना होता है। सही परामर्श विधि का चयन, प्रत्येक कर्मी एक अलग व्यक्ति होता है, प्रत्येक जो कर्मी होता है वो एक अलग व्यक्ति होता है, उसकी पृष्ठभूमि भिन्न होती है, अपने विशिष्ट दायित्व के व्यक्तित्व के साथ वह अपनी अलग अलग चुनौती का सामना कर रहा होता है। अतः परामर्शदाता के कार्य में सबसे कठिन भाग सही समय, सही शब्दों और सही दृष्टिकोण चुनना होता है। परामर्श प्रदान करने के विषय में तीन प्रमुख दृष्टिकोण होते हैं। कर्मचारी परामर्श के प्रति दृष्टिकोण की बात करें, तीन दृष्टिकोण होते हैं। पहला की बात करें निर्देशात्मक परामर्श। यह परामर्श, देखो निर्देशात्मक परामर्श यह क्या है, यह परामर्शदाता की भूमिका सक्रिय रहती है, यह यद्यपि अंतक्रिया पूर्व निर्देशित तो नहीं होती है, फिर भी परामर्शदाता ऐसे ऐसे वैधानिक एवं व्यवस्थित रूप से मार्गदर्शन होता है कि किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। संगठन में कर्मचारियों को ऐसी दशाओं में जहां किसी प्रश्न पर सविस्तार विचार कर निदान की आवश्यकता हो, परामर्शदाताओं से मिलने की सलाह दी जाती है। तो यही है। दूसरा इसमें आता है स्टूडेंट्स, गैर निर्देशक परामर्श। ये क्या है, यह परामर्श दाता की सक्रिय भूमिका निर्देशात्मक विधि से भिन्न होती है। अंतरक्रिया की दिशा स्वयं कभी स्वयं कर्मी द्वारा चालित होती है। कई बार कर्मी से अनुभव कर सकते हैं, जैसे संगठन में उनके सामने जीवन वृत्ति के मार्ग अवरुद्ध हो चले हैं या फिर वे किसी विपरीत स्थिति में फंस गए हैं। ऐसी दशा में वे स्वयं समस्या का समाधान चाहते हैं और यहाँ वे जानकारी बहुत अच्छी तरह से परामर्शदाता से साझी करते हैं और परामर्शदाता की बात मानकर ऐसी सारी चर्चा को अनावश्यक विवरण से बचते हुए सही पटरी पर ही रखते हैं। ठीक है। भागीदारी, उसके आता है भागीदारी परामर्श। तो ये क्या कहलाता है, यह विधि निर्देशात्मक एवं गैर निर्देशात्मक दृष्टिकोण की एक सर्वग्राही मिश्रित विधि है। ये दोनों विधि को मिला के एक विधि है। यह परामर्शदाता और कर्मी के बीच एक सहयोगपूर्ण विचारों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। बस हो गया, इसमें और कुछ नहीं। इस तरह से आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। 12 का 12 चैप्टर हमने समझा दिया आपको, जो भी इम्पोर्टेंट मोटे मोटे तौर पे जो टॉप समझाना था हमने समझा दिया। अब इस तरह से आपका पूरा बुक कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स इतना देर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अब ये बताइएगा आपका कौन सा कोड है, अपने कोड को मेंशन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। जस्ट प्ले स्टोर बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।